नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट साथ ही सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगी इस चर्चा में, जहां मेरे साथ मौजूद है पूर्व राजनयिक शरद सबरवाल साहब। आप पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। खास करके आफपाक यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में इनकी पैनी नजर रहती है। और अफगानिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत की शुरुआत हो रही है दोहा में, और क्या इससे अफगानिस्तान में आखिरकार शांति की उम्मीद बनती है या नहीं। इस साल फरवरी में अफगानिस्तान और अमेरिका और तालिबान के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया आखिरकार, काफी लंबी बातचीत के बाद में। अमेरिका के जो स्पेशल ऑनवॉय हैं ज़ाल्मे खालिलजाद, वो बार बार इसमें जुड़े हुए हैं बातचीत में। और उसमें प्लान तय किया गया कि अगले 14 महीनों में कैसे अफगानिस्तान में जो अमेरिकी टुकड़ियां मौजूद हैं वो ग्रेजुअली उनको फेज आउट किया जाएगा, वो वहां से निकाली जाएंगी। साथ ही साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान पर दबाव बनाया, वहां की अब्दुल्ला अब्दुल्ला और जो अशरफ गनी की सरकार थी उन पर, कि आप 5,000 जो हैं तालिबानी कैदियों को आप छोड़ दें, जेल से आप उनको रिहा करें। इन तमाम मुद्दों के बीच में आज इंट्रा अफगान टॉक्स की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी तक जो अफगानिस्तान की सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, वो उन्होंने हमेशा से कहा था कि तालिबान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अभी पहली दफा हो रहा है कि एक कमरे में एक साथ बैठ रहे हैं दोहा में ये दोनों पार्टियां। इससे शांति और अमन की इस वक्त कितनी उम्मीदें बंधी हैं, सबरवाल साहब? देखिए, एक तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो फरवरी में एग्रीमेंट हुआ वो अमरीकनों और तालिबान के बीच में हुआ। उसका अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ब्रीफ रखा, वो 18 महीने नेगोशिएशन चलती रही ज़ाल्मे खलीलजाद की तालिबान के साथ, लेकिन उसमें अफगानिस्तान का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था और उन्होंने कोई उसको साइन भी नहीं किया। तो एक दो चीज उसमें बड़ी जाहिर थी। एक देखिए कि ये कहा गया कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर ली जाएंगी, इन रिटर्न फॉर व्हाट? बदले में तालिबान ये इंश्योर करेंगे कि जो टेररिस्ट हैं उनको अफगानिस्तान की ज़मीन पे जो उनके कब्जे में है उसके यूज़ नहीं दिया जाए। यानी कि कोई भी टेररिस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ, अमेरिकन या उनके एलाइज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको तालिबान जो उनके एरिया, उनके कब्जे में है, उससे ऑपरेट नहीं करने देंगे। यही कंडीशन थी और कोई नहीं। उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि तालिबान पावर शेयरिंग में जाएं और डोमिनेट अफगानिस्तान को करने की कोशिश ना करें या कि वो सीज फायर करें। इतनी वायलेंस होती रही तालिबान की तरफ से। एक कंडीशन लगाई, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं थी। तालिबान के लिंक्स पाकिस्तान में जो भी हैं, बेसिस उनके पाकिस्तान में हैं, वहाँ से वो टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहे हैं, उनके अलकायदा से लिंक्स हैं। ये बाद में रिपोर्ट्स में भी आता रहा, अमेरिकन रिपोर्ट्स में भी आता रहा। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सुपरविजन में एक रिपोर्ट बनी, उनके मॉनिटर्स जो थे उन्होंने भी कहा कि अलकायदा प्रेजेंस है और इन्होंने लिंक नहीं काटे। लेकिन अमेरिकनों ने फैसला किया कि हम विड्रॉ करेंगे। एक पीरियड दिया गया, उसमें कहा गया कि आप ये सिर्फ कंडीशन फुलफिल करें। अब रहा मेन मुद्दा जो अब शुरू होने जा रहा है। देखिए, फिर 5,000 प्रिजनर रिलीज करने की उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। तो अफगान गवर्नमेंट का कोई उसमें लेना देना नहीं था। फिर अफगान गवर्नमेंट बड़ी रिलक्टेंट थे अशरफ गनी उनको रिलीज करने के लिए। फिर खैर बड़े प्रेशराइज होकर रिलीज करते रहे। फिर आखिर में 500 प्रिजनर्स का मुद्दा बच गया, जिनके खिलाफ बड़े संगीन एक्यूजेशंस थे, सीरियस एक्यूजेशंस। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रोटेस्ट किया कि उनको लोगों को मारा था। लेकिन अब वो सारा फैसला हो गया। 6 प्रिजनर ऐसे हैं जिनको वहाँ भेज दिया गया बाहर मुल्क के, वहाँ रहेंगे जब तक बातचीत चलती है। तो अब बातचीत शुरू होने जा रही है। इसमें 2 मुद्दे हैं। बातचीत के कहा गया था इंट्रा अफगान डायलॉग। पहले तो तालिबान बैठने को तैयार नहीं थे अफगान गवर्नमेंट के साथ, वो रिकग्नाइज नहीं करते। उन्होंने कहा विद अफगान साइट्स, जो फ्रेज यूज किया गया था उस एग्रीमेंट में, अफगान साइट्स, व्हिच लीव्स इट वेग। एनीवे, अब गवर्नमेंट का डेलीगेशन है, गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें कुछ लोग इंक्लूड किए हैं। इट्स ए ब्रॉड बेस्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने। अब बातचीत शुरू होने जा रही है। बातचीत का मकसद जो एग्रीमेंट में था वो 2 थे, एक सीज फायर और एक फ्यूचर पॉलिटिकल अरेंजमेंट। अब दोनों पे बड़ी अनसर्टेनिटी है। देखिए, अफगानिस्तान में
तालिबान ने अभी तक सीज फायर का कोई सीरियस कोशिश नहीं की। उन्होंने ईद के मौकों पे पिछले जब से एग्रीमेंट साइन हुआ 3 दिन की सीज फायर अनाउंस की, फिर अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर ली। अब वो मानते हैं सीज फायर की कोशिश, तो अफगान गवर्नमेंट की ये होगी कि पहले सीज फायर हो जाए, उसके बाद बातचीत चलती रहे। अब मालूम नहीं कब तक चलेगी। लेकिन तालिबान मैं नहीं समझता हूँ कि सीज फायर करेंगे, क्योंकि वायलेंस ही उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वो प्रेशराइज करके जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो हाँ जी जी कंप्लीट करें। एक तो ये मुद्दा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये फ्यूचर पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या हो। देखिए, प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इन टॉक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ये खत्म हो जाएगा। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट है। तो ये किसी का सोचना कि वो खत्म हो जाएगा, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जिसमें तालिबान का कंट्रोल होगा। लेकिन तालिबान का जो पास्ट रिकॉर्ड वो यही रहा है कि वो पूरी डोमिनेंस चाहते हैं। तो अमेरिका ने, रशियंस ने भी कहा कि नहीं डोमिनेंस नहीं होगी। तो ये 2 मुद्दे अहम हैं। तीसरा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बने हैं अफगानिस्तान में 2001 से, चाहे विमेन्स राइट्स हों, चाहे जनरल लोगों के राइट्स हों, उनको प्रिजर्व किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ये जो अपने आप को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं तालिबान, किस हद तक उनको प्रिजर्व कर पाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यूज बड़ी फर्क है। तो ये मुद्दे अभी बने हुए हैं। तो इनफैक्ट इसी पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर मैं पूछ सकूं, क्योंकि आपने कहा कि जैसे तालिबान जो है सीज फायर या संघर्ष विराम जो है देखने को नहीं मिला है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस साफ नहीं रही हैं, और इसीलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बातचीत हो रही है इन अ वे तालिबान इज होल्डिंग द गन, कि अगर अभी तक चुनाव होते थे बंदूक के साए में, तो ये बातचीत भी जो है ये बेसिकली बंदूक के साए में ही हो रही है, बंदूक की नोक पर हो रही है। और इसको लेकर के आपको दो फाड़ नजर आ रही है, वहां की समाज, वहां की सरकार? अगर आप उनकी सरकार में डिविजन्स की बात करते हैं अफगान गवर्नमेंट में, तो थोड़ी नुआंसेस तो नजर आती हैं। देखिए, अशरफ गनी साहब का एटीट्यूड बड़ा क्लियर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कहीं नहीं जाने वाली, इसी के विद इन जो होगा, जो भी अरेंजमेंट होगा कि वो आए, वो इसी में काम करने की कोशिश करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अमरुल्लाह सालेह हैं, उनका ट्वीट्स आपने देखे होंगे, अभी उनका रवैया बड़ा सख्त रहा है। अब्दुल्ला ने थोड़ा सा, मैं देखता हूँ कि जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपको मालूम है, वो जो 2 पैरेलल स्वेयरिंग इन हो गई थी, तो जब वो फैसला होने वाला था, इवेंचुअली उनको फिर ये हेड ऑफ हाई पीस काउंसिल बनाया गया, तो उस टाइम जो उनकी लैंग्वेज नजर आई वो थोड़ी सी सॉफ्ट थी कि नहीं नहीं ये हमें रिजिड ना होते हुए इसको आगे ले जाना है। तो इस किस्म की नुआंसेस तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, विमेन्स राइट्स हैं, जो गेन्स हैं 2001 से, एक इस मुद्दे पे, और दूसरा इस मुद्दे पे कि तालिबान की डोमिनेंस नहीं हो सकती। ये नहीं कि वो कोशिश करें जो 1996 में जब वो काबुल में चले गए थे, उसके बाद पूरे मुल्क पे थोड़े से ही हिस्से बचे थे जिसमें उनका कंट्रोल नहीं था। इस पे मैं समझता हूँ कि यूनिटी रहेगी, और बहुत सॉलिड यूनिटी। तो जहां तक इसमें पाकिस्तान के स्टेक्स का सवाल है, अब इन पोस्ट टॉक्स के सिनेरियो में, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि पाकिस्तानी आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने शुरू में इन टॉक्स को फैसिलिटेट करने में एक भूमिका निभाई, क्या उनकी ताकतें बढ़ जाएंगी अगर अमेरिकी ट्रूप्स वहां से पुल आउट करते हैं? तो जो बेसेस हैं वहां पर, क्या वहां पाकिस्तानी फौज की कोई मौजूदगी नजर आएगी? इस पर भारत की चिंताओं को थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब कर सकें। देखिए, पाकिस्तान की फौज, अब देखना है कि पहले तो अरेंजमेंट क्या होता है, लेकिन मान लीजिए इन दी अनलाइकली इवेंट तालिबान का फिर बहुत कब्जा हो जाता है वहाँ पे जैसा पहले था। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान फौज कोई डायरेक्टली वहाँ जाएगी। उनकी प्रॉक्सीज रहेंगी, उनकी मदद करेंगे, उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए वो देंगे ताकि वो अपना दबदबा बनाए रखें। दूसरा ये हो सकता है, और ये सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है, कि टेररिस्ट कैंप जो है, अब आपने देखा कि जब
हमने अटैक किया ये बालाकोट, पाकिस्तान की प्रॉपर टेरिटरी में अटैक किया, तो ऐसे मौकों पे जरूरी हो जाता है पाकिस्तान को टेररिस्ट कैंप को थोड़ा पीछे खींच ले। तो पहले अफगानिस्तान में रहे हैं, मैं जब डिप्टी हाई कमिश्नर था उस टाइम हमें मालूम है खोस्त में कैंप्स थे, लश्कर तैयबा के भी थे, अलकायदा के भी थे, ट्रेनिंग वहां चलती थी, तो ये एक चीज हो सकती है। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की एक बड़ी मुश्किल बताऊं अफगानिस्तान में, ये कोई वाइज पॉलिसी उनकी नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक नेबरिंग मुल्क है और बहुत तरीके से उनकी रेलेवेंस, पॉजिटिव रेलेवेंस होनी चाहिए थी अफगानिस्तान को। जब आप नेबर हैं, अगर आप ट्रेड अलाउ करें, कोऑपरेशन करें, उनकी सॉवरेंटी आप एक्सेप्ट करें, तो एक बहुत पॉजिटिव रिश्ता बन सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को देखा है एज ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि वहां पे ऐसी सरकार हो जिसमें उनको इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले। अब उसमें उनकी दिक्कत ये है कि कोई भी जो अफगानिस्तान में स्टेबलाइज हो जाता है, अगर कल को तालिबान भी वहां स्टेबलाइज हो जाए और एक गवर्नमेंट बन जाए, तो वो पाकिस्तान के साथ उनके झगड़े शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला झगड़ा तो ड्यूरेंट लाइन का है। मैं आपको बताता चलूं कि 1996 जब तालिबान रूल आया अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानियों ने कोशिश की, अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। पाकिस्तान ने कोशिश की कि मुल्ला उमर से इसकी रिकॉग्निशन ले ली जाए कि वो उनके प्रोटेजे थे। जब उनसे बात की तो मुल्ला उमर ने कहा कि ये हम बात ही क्यों कर रहे हैं, दोनों तरफ पश्तून भाई रहते हैं, तो इस लाइन की बात करने की क्या जरूरत है। इस तरह उन्होंने फिनिश कर दिया। तो पाकिस्तान की ये मुश्किल है, जो भी कोई स्टेबलाइज अफगान बहुत इंडिपेंडेंट लोग हैं, स्टेबलाइज हो जाएगी वो अफगान, पाकिस्तान के साथ झगड़ा होगा, फिर किसी और प्रॉक्सी को यूज करेंगे उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी, जब तक वो सॉवरेंटी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ना अफगानिस्तान को स्टेबल होने देंगे, ना अपनी जो उनकी मुसीबतें हैं, क्योंकि पश्तून बेल्ट है दोनों तरफ, वो खत्म होंगी। ओके सर, जो लास्ट दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि भारत की तरफ से जब दोहा में ये फरवरी में साइन हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच का जो अग्रीमेंट है, तो उसमें वहां भारत के जो राजदूत हैं वो मौजूद थे। लेकिन इस दफा जेपी सिंह, जो हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान में, लंबे वक्त काबुल में सर्व किया है और इस वक्त डायरेक्टर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डेस्क के, वो आज दोहा में मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से इंडिया के लिए यहाँ पर व्हाट इज एट स्टेक अदर देन द पाकिस्तान फैक्टर आल्सो? देखिए, इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान एक स्टेबल, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी कैसी हो, क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको डिसाइड करना है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट, सॉवरन, स्टेबल कंट्री रहे, जो कि रीजन में ट्रेड और ट्रांजिट का हब बना रहे, उसमें ट्रेड ट्रांजिट हो सके, और वहां से टेररिज्म का बेस ना बने। इंडिया की ये डिजायर है। तो अब हम देखेंगे कि ये बातचीत कैसे चलती है। उसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते, बहुत सी सपोर्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। मैं समझता हूँ सभी मेजर कंट्रीज जो हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया है। जैसी भी उनकी समझ है, अब देखना है कि आगे कैसे चलता है। अगर ये ऐसा चलता है कि अफगानिस्तान सॉवरन रहे, इंडिपेंडेंट रहे, वहां से टेररिस्ट बेस ना बने, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी प्रेजेंस जो है वो एक सिग्नल है कि देखिए, हम इससे प्रोसेस से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो है एक्सपेक्टेशन, वो भी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ी वाज़ेह, क्लियर तौर पे बताई। राइट सर, एक आखिरी सवाल, इसका आपने पहले जिक्र किया था कि जो संवैधानिक अधिकार हैं अफगानी लोगों के, उनका ख्याल रखने की जरूरत है, इस बातचीत में उसका ख्याल रखा जाता है या नहीं, या जो शरिया लॉज की बात करते हैं तालिबान, वो इम्पोज होता हुआ नजर आएगा। इसमें एक अहम मसला है औरतों का, बच्चों का, और आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग लग रहा है कि ये 1996 वाला देशावू हो रहा है, क्योंकि तालिबान ने बयान में कहा है कि उनकी डेलीगेशन टीम में, उनकी नेगोशिएशन टीम में कोई औरतें नहीं है, क्योंकि विमेन आर नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द वॉर, युद्ध का सीधे सीधे हिस्सा नहीं है, जबकि औरतें मौजूद हैं अफगान टीम तक। तो यहाँ आज कितना बड़ा जो है ये खतरे की घंटी है वहां की औरतों के लिए, और सबसे बड़ी चिंता क्या है यहाँ इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चिंता रही होगी। मैं पाकिस्तान में था जब ये इनका रूल शुरू हुआ 1996, जब ख़त्म हुआ तो मैं 99 में वहाँ से चला गया था।
लेकिन वहाँ से सीधी खबरें आती थी जैसा कि औरतों का ट्रीटमेंट किया गया, उनको पब्लिक लाइफ से बिल्कुल निकाल दिया गया, कहीं काम करना मुश्किल था, चाहे स्कूल में है, बैंक में है, कहीं भी है। उनके राइट्स बिल्कुल ट्रैम्पल किए गए। और एक वीडियो आया था, आपको याद होगा, एक औरत, उसके खिलाफ कुछ इल्जाम थे, एक्यूजेशंस थी, उसको पब्लिकली she was fired at in a stadium or in an open place and she was killed. वो वीडियो भी सामने आया था। तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, कहाँ तक एवोल्यूशन हुई है उनकी थिंकिंग में। देखिए, उनका कहना ये है कि वो एक इस्लामिक रूल चाहते हैं, लेकिन इस्लाम और इस्लाम, कौन सी वर्जन इस्लाम की? उनकी एक अपनी वर्जन रही है जो कि बहुत ही एक कंजर्वेटिव किस्म की थिंकिंग और बहुत ही जो पुरानी ट्राइबल ट्रेडिशंस वगैरह उसको मिला के एक थिंकिंग ऐसी बनाई है जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दी थी, म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दिया था। अब कहते हैं कि फर्क हो गए हैं, एवोल्यूशन है, लेकिन कितनी एवोल्यूशन है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। और कल को अगर उनकी डोमिनेंस हो जाए तो उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव कैसा रहे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये चिंता मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चिंता है और एक वैलिड चिंता है। और ये बातचीत पर जो है सबकी नजरें बनी हुई हैं इस वक्त दोहा में, दुनिया भर में आज खास करके इस मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ इजराइल यूएई के बीच संबंध बन रहे हैं, बहरीन के बीच संबंध बन रहे हैं। दूसरी ओर ये आफपाक क्षेत्र जिसमें खास करके भारत की अगर हम स्टेक्स की बात करें, अफगानिस्तान में याद हो कि 2 से 3 अरब डॉलर की हम वित्तीय सहायता की बात करते हैं। भारत ने वहां संसद के बिल्डिंग का निर्माण किया है, सड़कें बनाई हैं, हाईवेज बनाई हैं। तो ऐसे में इन टॉक्स को जो है क्लोजली फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है इस पूरे क्षेत्र और उसकी सुरक्षा और स्थायित्व के लिए, खास करके अफगानिस्तान के लोगों के भविष्य के लिए भी। शरद सबरवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर इन तमाम मुद्दों पर सहजता से जो है मामलों को समझाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक ये यू। थे शरद सबरवाल, जो कि भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, पाकिस्तान उज्बेकिस्तान में राजनयिक रहे हैं और इन क्षेत्रों को बखूबी समझते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।